बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी हामिद उस्मान। आज हम एक्सरसाइज नंबर 17.2 की चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज 17.2 को डिस्कस करेंगे। 17.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जितने क्वेश्चन हैं उन सबको जो है वो हम एक वीडियो में कवर करेंगे। तो 17.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में जो सिलसिला है वो आपके सामने लिखा देख सकते हैं आप लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल्स। तो पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि डिसजॉइंट किसको कहते हैं, ओवरलैपिंग किसको कहते हैं, एग्जॉस्टिव किसको कहते हैं और सेल्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो आइए पहले इसको समझते हैं कि डिसजॉइंट किसको कहते हैं, ओवरलैपिंग किसको कहते हैं, सेल्स किसको कहते हैं, एग्जॉस्टिव किसको कहते हैं। जैसे मेरे पास सपोज डैट एक सेट है ए, कुछ भी हो सकते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। याद रखना है कि ये सेट को शो करेगा, इसके अंदर जो भी ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ मौजूद है ये इनके क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। इसी तरीके से बी एक सेट है, ठीक है, और इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि ए के अंदर मौजूद है 1, 2, 3, ठीक है, ऐसे कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, 1, 2, 3 हो, नंबर्स हों या फिर ABCD हो या फिर कुछ भी इंग्लिश में लिखा हो, वट एवर, ठीक है, वो सब कुछ आपने एक्सरसाइज 17.1 की वीडियो में सीख लिया। ठीक है, तो 1, 2, 3 यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4, 5, 6, ठीक है। तो आप अगर गौर करो कि यहाँ पे जो नंबर है वो इस ब्रैकेट के नंबर से मैच बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। मसलन यहाँ पे 1, 2, 3 है, यहाँ पे क्या है 4, 5, 6। तो अगर दोनों ब्रैकेट्स आपस में मैच ना करें तो ऐसे सेट को, मसलन ये दोनों सेट को मिलाकर मैं एक बात कहूँगा और उस बात को मैं कहूँगा डिसजॉइंट सेट। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब दो सेट्स के दरमियान के वैल्यूज़ अगर आपको मैच ना करें या फिर दोनों सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो जब बिल्कुल भी मैच ना करें, वो क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। अब दूसरी बात करते हैं कि एक सेट है हमारे पास ए, ठीक है, और एक सेट है हमारे पास बी, ठीक है। ए बी की जगह कुछ भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर लिखा है 1, 2, 3, इसके अंदर लिखा है 2, 4, 5, ठीक है। आप अगर देखो तो इसमें इन दोनों ब्रैकेट्स में एक नंबर जो है वो क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो अब मेरी बात को अच्छे से समझेंगे कि दोनों ब्रैकेट्स के एलिमेंट में से एक नंबर या फिर एक से ज़ायद नंबर अगर वो आपस में मैच कर जाते हैं तो ऐसे सेट को कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। क्लियर है? तो जब दोनों ब्रैकेट के एलिमेंट्स मैच ना करें तो उसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट। जब दोनों ब्रैकेट्स के एलिमेंट्स एक या फिर एक से ज़ायद मैच कर जाएं तो उसे क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। अब आ जाते हैं सेल्स की तरफ। तो सेल्स में जैसे मैं बात करता हूँ कि सेल की कहानी ये है कि आपके पास एक सेट है ए, चलें इसी में समझा देता हूँ। जैसे ये सेल के लिए पहली कहानी ये है कि दोनों सेट्स आपस में अगर डिसजॉइंट होंगे, ठीक है, और उनका हम अगर यूनियन लेते हैं, ठीक है, अगर हम उनका यूनियन लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और वो दोनों सेट आपस में, यूनिवर्सल सेट हटा दें, सीधे लफ्ज़ ये याद रखें कि जब दोनों सेट आपस में क्या हों, डिसजॉइंट हो, तो सीधे आपने बोलना है कि वो जो सेट है उनका जब हम यूनियन लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आ जाएगा सेल्स के बराबर। क्लियर है? तो अगेन मैं बोलूँगा कि देखें इसमें कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि दोनों जो हैं वो आपस में डिसजॉइंट है तो हम डिसजॉइंट क्यों नहीं कह सकते। तो बात यह है कि जब भी आपको डिसजॉइंट का सवाल दिया जाएगा ना तो वो आगे आपसे यूनिवर्सल सेट के बारे में बिल्कुल भी सवाल नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो आपको दोनों डिसजॉइंट सेट देते हैं, ठीक है, तो वो आगे यूनिवर्सल सेट की वैल्यू भी देंगे, कहेंगे कि भाई यू इसके बराबर है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आपने समझ जाना है कि वो क्या करने वाले हैं। वो करने वाले ये हैं कि वो कराना ये चाहते हैं आपसे कि वो आपको यूनियन करने के लिए कहना चाहते हैं, ठीक है। तो जब आप उनका यूनियन करेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो दोनों सेट जो कि क्या थे, डिसजॉइंट थे, जिसकी वजह से उनको क्या कहेंगे, सेल्स कहेंगे, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। अगर सेट्स क्या हो, ओवरलैपिंग हो, उनका यूनिवर्सल लेंगे तो मैच वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जो सेट्स होंगे हमारे पास वो क्या कहलाएंगे, एग्जॉस्टिव सेट कहलाएंगे। तो बात ये आती है कि जब सिर्फ सेट की बात की जाए तो अगर एलिमेंट्स क्या हों, तो
अगेन कहूँगा कि जब सिर्फ दो अलग अलग वैल्यूज़ वाले एलिमेंट्स दिए जाएं आपको, या दो अलग अलग सेट्स दिए जाएं, तो उन्हें कहते हैं डिसजॉइंट सेट। और अगर कोई भी एक वैल्यू या फिर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मैच की जाएं तो उसे कहते हैं ओवरलैपिंग। लेकिन अगर डिसजॉइंट सेट देकर यूनिवर्सल सेट की बात करता है तो फिर ऐसी सूरत में आपने डिसजॉइंट नहीं बोलना, आपने कहना है सेल। और अगर ओवरलैपिंग सेट देकर आपसे यूनिवर्सल सेट की बात करता है तो ऐसी सूरत में आपने कहना है एग्जॉस्टिव सेट। ठीक है, तो आ जाते हैं ये सारी बातें समझकर इस सवाल को देखते हैं। तो अब ये सवाल बड़ा ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो देखें, पहला सवाल है 1 2 3 5 7, पहले में है 1 2 3 5 7 एंड 4 6 8 9 10। तो कोई भी वैल्यूज़ मैच नहीं करी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कहीं पे भी 3 नहीं है, यहाँ पे 5, यहाँ पे कहीं पे भी 5 नहीं है, यहाँ पे 7, यहाँ पे कहीं पे भी 7 नहीं है। इसी तरीके से यहाँ की जो वैल्यूज़ है यहाँ पे मैच नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो दोनों सेट्स आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। तो बात कहाँ पे किस पे आ गई? डिसजॉइंट सेट पे। और कोई भी यूनिवर्सल की बात नहीं की गई तो हम यहाँ पर सेल का वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, तो सीधे क्या बोल देंगे? डिसजॉइंट सेट। सो सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। 1 2 3 6, तो 1 यहाँ है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मैच कर गई ना वैल्यूज़। 3 भले नहीं मैच करा, कोई इशू नहीं है। 6 यहाँ पे भी नहीं मैच करा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बात यह है कि दो वैल्यूज़ मैच कर गई या एक भी मैच कर जाती, मैं क्या कह देता, इसको ओवरलैपिंग सेट कह देता। ठीक है, और कोई भी यूनिवर्सल की बात नहीं की गई तो हम एग्जॉस्टिव की तो बात ही नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ई एंड ओ। अब ई एंड ओ का क्या मतलब है? ई का मतलब है इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होते हैं? 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ठीक है, ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखें, ना इवन नंबर में ऑड नंबर आता है और ना ऑड नंबर में इवन नंबर आता है, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इसका मतलब दोनों एक दूसरे से क्या है? डिसजॉइंट है। और देखो आगे क्या वर्ड यूज़ किया हुआ? व्हेन यू इक्वल टू, यू का मतलब क्या हो जाता है? यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर लिख कर बता रहे हैं कि यू बराबर है किसके? जेड के। मसलन यू बराबर है इंटीजर्स के और यू डिनोट कर रहा है किसको? यूनिवर्सल सेट को। तो मैंने यही बात की थी ना कि जब हम डिसजॉइंट सेट देखेंगे और उधर पे यूनिवर्सल सेट की बात की गई तो सीधे आपने डिसजॉइंट सेट नहीं बोलना, क्या बोल देना है? सेल बोल देना है। इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया? सेल लिख दिया। अच्छा जी, फोर्थ पार्ट में आते हैं। तो फोर्थ पार्ट में देखें, एन है, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन होल नंबर की जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से होती है। 0 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो देखा जाए तो 0 को अलग कर दो तो 1 भी मैच कर रहा है, 2 भी मैच कर रहा है, 3 भी मैच कर रहा है, 4 भी मैच कर रहा है, सारे ही नंबर मैच कर रहे हैं 0 के अलावा। ठीक है, तो ये है कि सारे के सारे ओवरलैपिंग सेट हो गए। मसलन ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया? ओवरलैपिंग हो गया। अब मुझे ये देखना है कि यू की बात की गई है कि नहीं की गई। अगर की गई है तो मैं इसको ओवरलैपिंग सेट नहीं बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा? एग्जॉस्टिव सेट बोलूंगा। तो लिखा हुआ है कि व्हेन यू इक्वल टू एक्स एट व्हाटएवर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीख ली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की बात कर दी गई और ये ओवरलैपिंग है तो क्या बोलूँगा? एग्जॉस्टिव सेट। अब नेक्स्ट है पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका, Q एंड Q डैश। ठीक है, Q एंड Q डैश बोल दो, Q प्राइम बोल दो, या फिर जो है वो Q डैश बोल दो। ठीक है, तो Q शो करता है रैशनल नंबर को और Q डैश शो करता है इर्रेशनल नंबर को। ठीक है, तो जो Q के अंदर मसलन जो रैशनल नंबर के अंदर वैल्यूज़ होती हैं वो इर्रेशनल नंबर के अंदर वैल्यूज़ नहीं होती। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे के ये क्या है? डिसजॉइंट सेट हैं। और बात करते हैं यू की बात की गई है, बिल्कुल यू की बात की गई है। ठीक है, यू आर के बराबर दे रहा है, रियल नंबर के बराबर दे रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यू बराबर है, मसलन यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट और हमें डिसजॉइंट सेट दिया हुआ तो हमने क्या बोलना है? सीधे सेल बोल देना है। ठीक है, तो होप्स हो कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया तो आपको गाइड करूँगा मैं इंशाल्लाह। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, या आपने क्वेश्चन क्लास 6 से जो है ये आप लोग सीखते हुए आए हो। ठीक है, तो ये बहुत आसान होगा और ये मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा। ठीक है, तो यूनियन, इंटरसेक्शन, फिर प्राइम, ये मसलन डिफरेंस, ये सारी चीज़ें आपने जो है वो 6 क्लास से सीखी हुई हैं। ठीक है, तो दोबारा से यहाँ पे दे रहे हैं एक प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए भी जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। इतना सा हिस्सा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपके MCQs में आ सकती हैं, या आगे चलकर आपको आगे एक्सरसाइज में बड़े क्वेश्चन के साथ जो है वो ये आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट आपका मजबूत होना चाहिए, तो साथ रहें और इसको सीखते रहें। तो देखें क्या लिखे हैं कि इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, मसलन ये ए के एलिमेंट्स देती है, मतलब ए की वैल्यूज़ ये है और बी की वैल्यूज़ हैं 2 4 5 6 8 और 10। देन फाइंड करके ये सारे नंबर्स जो है, ये सारे नंबर में जो है वो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो नंबर 1 में दिया हुआ है ए यूनियन बी। अब यूनियन का मतलब समझ लें, यूनियन का मतलब है कि पहले मैं ए की वैल्यू लिखूंगा, फिर यूनियन लगाऊंगा बाहर और फिर बी की वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, लिखने के बाद
दोनों में जो वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, उनको मैं तरतीब देकर लिख दूंगा। तरतीब का मतलब ये होता है कि जो पहले आता है उनको पहले लिखना है और पहले के बाद जो दूसरा आता है उसको लिखना है, क्योंकि आगे पीछे नंबर्स होंगे तो मुझे कुछ यहाँ से लेना होगा, कुछ वहाँ से लेना होगा, दोनों ब्रैकेट से लेकर मैं उसको तरतीब देकर लिख दूंगा। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में जो भी मिलती हुई वैल्यूज़ होती हैं सिर्फ उनको लिखते हैं, बाकी जो वैल्यूज़ मैच नहीं कर रही होती, ठीक है, उनको नहीं लिखते हैं। सही है। अच्छा जी, तो पहले यूनियन की बात कर लेते हैं और इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं, फिर आगे बाकी की बात करते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी है, तो मैं पहले क्या लिखा है, ए लिखा है ना, तो मैं पहले ए की वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ए की वैल्यूज़ हैं। फिर मैंने कहा यूनियन है, तो यूनियन को कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज करके। फिर बी की वैल्यू लिखेंगे जो क्या है 2 4 6 8 10। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, तरतीब दे देंगे। तो पहले 1 आता है 1 ही लिख दिया, 2 आता है 2 लिख दिया, 3 आता है 3 लिख दिया, 4 आता है 4 लिख दिया, 5 आता है 5 लिख दिया, 6 आता है 6 लिख दिया। अब यहाँ से मुझे 7 को ढूंढना है, तो 7 कहीं पे भी नहीं है, ना इस ब्रैकेट में ना इस ब्रैकेट में, तो 7 को स्किप करेंगे। ठीक है, फिर मैं देखूंगा 7 के बाद जो आता है वो क्या आता है, 8 आता है, तो 8 है या नहीं है, तो 8 बिल्कुल मौजूद, तो फिर मैंने लिख दिया 8। 8 के बाद क्या आता है 9, 9 भी मौजूद नहीं है, तो मैं किसको लिखूंगा, 10 को लिखूंगा और फिर लिखूंगा एस डॉट एस या फिर सॉल्यूशन सेट लिख देंगे। ठीक है, आंसर इसमें नहीं लिखना होता। अच्छा जी, फिर है बी इंटरसेक्शन ए। बी की वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे। तो देखो बी लिखा हुआ है ना पहले, तो पहले मैं बी की वैल्यू लिखूंगा 2 4 6 8 10, फिर इंटरसेक्शन, तो बाहर लिखा इंटरसेक्शन, फिर ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इनमें देखूंगा कि कौन कौन सी वैल्यूज मैच कर रही हैं, तो बच्ची ने पहले से जो है वो यहाँ पर सर्कल कर रखा है। ठीक है, तो ये देखो 2 यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे भी 2 मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, इसका मतलब सर्कल हुआ है। 6 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 6 है, और देखो ना 8 यहाँ पर है, सही इस ब्रैकेट में, लेकिन इस ब्रैकेट में नहीं है तो मैच नहीं कर रहा है। ये 10 है, इस ब्रैकेट में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 5 है और 1 है, दोनों ब्रैकेट में ये मैच नहीं कर रहे। तो हमने क्या करना है, जो मैच करना है सिर्फ उनको लिख देना है, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 2 4 6 मैच कर रहा था तो उसको मैंने लिख दिया 2 4 6 और ये हो गया सॉल्यूशन सेट। अब देखो इसको क्या कहते हैं, इसको आपने क्या करना है, ए में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, बी को। अब ए में से सब्ट्रैक्ट जब आप बी को करेंगे ना, ठीक है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि दो तरीके से आप सब्ट्रैक्शन करते हो। ठीक है, एक तो जब बीच में माइनस का साइन होता है तब सब्ट्रैक्शन करते हो, और एक जब ए और उसके बी के बीच में ये वाला सिंबल बन जाएगी, जो ट्राइंगल का सिंबल बनेगा ना, तो ऐसी सूरत में हम क्या कहेंगे, इसे डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, तो इस डिफरेंस में, इसमें भी हालांकि सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है, इसमें और इसमें फ़र्क है, और वो फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। फ़र्क ये है कि जब आप ए में से बी को माइनस करेंगे, जो मैच कर रहा होगा उनको माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन में क्या क्या, जो मैच कर रहा था उनको लिख दे रहा था, ठीक है, जो मैच नहीं कर रहा था उनको छोड़ देते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, जो मैच करेंगे उनको काट देना है आपने, ठीक है, कैंसिल कर देना है, और जो भी वैल्यूज़ बचेंगे उनको लिखना है। अब बात यहाँ पर ये है, सस्पेंस यहाँ पर ये आता है कि जो वैल्यूज़ बचेंगी वो पहली ब्रैकेट में भी बच सकती है वैल्यू, सेकंड ब्रैकेट में भी बच सकती है, तो लिखना किसको है, तो सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ बचेंगी सिर्फ उनको लिखना है, सेकंड ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को नहीं लिखना है। ठीक है, तो जब हम माइनस करेंगे, सिंपली जब बीच में माइनस का साइन होगा तो उस वक्त जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो जो फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यूज़ बची होंगी सिर्फ उनको लिखेंगे। अगर फर्स्ट ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू नहीं बची होगी तो खाली ब्रैकेट बनाकर छोड़ देंगे या फिर ये वाला सिंबल बना देंगे। ठीक है, जिसे हम फाई कहते हैं, और ये एम्प्टी सेट के लिए इस्तेमाल होता है। होप्सो के बाद समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, तो मैंने लिखा ए की वैल्यू ये हो गई, फिर माइनस बाहर लिख दिया, बी की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, 2 मैच कर रहा था 2 को कैंसिल कर दिया, 4 मैच कर रहा था 4 को कैंसिल कर दिया, 6 मैच कर रहा था 6 को कैंसिल कर दिया। अब देखिए पहली ब्रैकेट में क्या बच गई, 1 3 5। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 1 3 5, हालांकि यहाँ भी वैल्यू बची है लेकिन इसको नहीं लिखना है आपने, इसको कब लिखेंगे, जब हम ये वाले सवाल को करेंगे। ठीक है, अच्छा बी माइनस है बिल्कुल सेम एज इट इज, पहले बी की वैल्यू लिखेंगे, ये हो गई बी की वैल्यू, फिर ए की वैल्यू हो गई, बीच में माइनस का साइन हो गया, 2 मैच कर रहा है 2 से कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 5 और 1 की वैल्यू बच रही है लेकिन उनको नहीं लिखेंगे, हमने किसको लिखना है, 8 और 10 को सिर्फ लिखना है। ठीक है, अब है ए डेल्टा बी, मतलब ए डिफरेंस बी। तो अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू बचेगी दोनों को लिखना है। ठीक है, ए लिखा, ए की वैल्यू लिख दी यहाँ पर। ठीक है, फिर डेल्टा है, यहाँ पर ये डिफरेंस का सिंबल बना दिया, फिर ये बी है, बी की वैल्यू लिख दी। अब देखो 2 मैच कर रहा था 2 कैंसिल हो गया, 4 मैच कर रहा था 4 कैंसिल हो गया, 6 मैच कर रहा था 6 कैंसिल हो गया, लेकिन अब यहाँ पर दोनों ब्रैकेट की वैल्यू को लिखना है आपने। ठीक है, तो ये देखो 1 यहाँ पे है, लिख दिया। ठीक है, 3 यहाँ पर है, लिख दिया, 5 यहाँ पर है, लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ खत्म हो गई आप। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे बची हुई वैल्यू क्या है, 8 है और क्या है 10 है, तो इन दोनों को भी लिख दिया। ठीक है, होप्स हो के यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 जैसा, लेकिन थोड़ा सा जो है वो इम्प्लीमेंट किया है सवाल में और वैल्यूज़ भी चेंज कर दी हैं। अब देखो u की वैल्यू दी गई है और u की वैल्यू उसी वक्त आती है जब सवाल के ऊपर ये वाला सिंबल हो। इस सिंबल को कहते हैं प्राइम या फिर कहते हैं इसे डैश या फिर बार कह सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा जी, तो देखो u की वैल्यू आ गई यहाँ पर, u की वैल्यू ये दी गई है,
ए की वैल्यू आ गई यहाँ पर और बी की वैल्यू आ गई। यू क्या कहलाता है? यू कहलाता है यूनिवर्सल सेट। इसके बारे में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर लिया, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब है कि ए और बी की वैल्यू दी गई है ना, तो ए की वैल्यू दी जाए, बी की वैल्यू दी जाए, सी की भी वैल्यू दे दी जाए, डी की भी वैल्यू दे दी जाए, जो भी वैल्यू दी गई है उन सब की वैल्यूज़ यू के अंदर मौजूद होगी, ठीक है। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल, ठीक है, कि सारे सेट की वैल्यूज़ उसके पास मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो यू की वैल्यू ये हो गई, ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये ज़्यादा सीख लिया है, तो अब इसको थोड़ा सा मैं जल्दी कराऊंगा। तो अब देखो, जब भी बार आ जाए ना, तो उसमें करना क्या होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाना होता है आपने, ठीक है। फॉर्मूले में ये करना होता है कि जो भी आपके पास बार, जिसके ऊपर बार है, उसको यू से क्या करना होता है? माइनस करा देना। तो मतलब उसके अंदर से बार को हटाना है और उसको यू से माइनस करा देना है। पहले यू लिखना है, ये बात को ध्यान में रखना है। बाज़-औक़ात लोग गलती कर देते हैं, पहले ए लिख देते हैं फिर यू लिख देते हैं, ये गलती होगी। पहले यू लिखना है फिर ए लिखना है। तो यू की वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू लिखी, जो वैल्यूज़ मैच कर रही थी उनको कट किया, जो भी वैल्यूज़ बच गई थी उनको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट में, क्योंकि बीच में क्या साइन है? माइनस का साइन है, ठीक है। अगर डेल्टा होता, मसलन डिफरेंस का सिंबल होता है यहाँ पे, तो दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यूज बचती उनको लिखता, ठीक है। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बी की तरफ चलते हैं। बी में भी बिल्कुल वही काम है, ठीक है। बी के ऊपर बार है, तो मैंने क्या किया? यू लिखा, फिर बी को क्या कर दिया? माइनस कर दिया, ठीक है। तो यू की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी, ठीक है, सवाल से लिया बी की वैल्यू लिखी, दोनों में से जो मैच कर रहे थे उनको कैंसिल किया और जो भी फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू बची उनको लिख दिया, ठीक है। फिर है ए बार यूनियन बी बार। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन रिपीट करने के बाद डायरेक्टली मैं काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनियन तो निकालना है, लेकिन ए बार का और बी बार का यूनियन निकालना है। तो पहले मैं ए बार की वैल्यू मालूम करूँगा, फिर मैं बी बार की वैल्यू मालूम करूँगा, जैसे वहाँ पर किया। तो पहले हेडिंग लगाई फॉर ए बार की हेडिंग लगाई ए बार यू माइनस ए बार की वैल्यू, ए बार इक्वल टू यू की वैल्यू पहले लिखी, फिर माइनस, फिर ए की वैल्यू लिखी, कैंसिल आउट किया, जो पहले ब्रैकेट में वैल्यू बच गई उनको लिख दिया 6 7 8 9 10, ठीक है। इसको अभी संभाल कर रखेंगे। अब किसकी बारी है? अब बारी है बी बार की। तो देख सकते हैं यहाँ पर बी बार की हेडिंग लगाई, बी बार यू माइनस बी। तो बी बार इक्वल टू यू की वैल्यू लिखी, ये पूरी वैल्यू हो गई यू की, फिर माइनस, फिर बी की वैल्यू लिखी, इन दोनों को कैंसिल किया, जो भी फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू बच गई उनको लिख दिया। अब क्या करना है, मैंने जो सवाल में मैंने लिखा था यहाँ पर कि ए बार यूनियन बी बार करना है, ठीक है। तो अब मैं ए बार की वैल्यू यूज़ करूँगा जो कि है 6 7 8 9 10, और फिर यूनियन लिखकर बी बार की वैल्यू यूज़ करूँगा जो कि है 2 4 6 8 10, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग लगाई फॉर ए बार यूनियन बी बार। तो ए बार यूनियन बी बार इक्वल टू ए बार की वैल्यू है 6 7 8 9 10, फिर यूनियन लिखा बाहर, फिर बी बार की वैल्यू लिखी 2 4 6 8 10, ठीक है। अब इनका यूनियन ले लेंगे। यूनियन का क्या मतलब है? तरतीब देके लिखेंगे। पहले 6 तो नहीं आता ना, 6 से पहले 5 भी आता है, 4 भी आता है, 3 भी आता है, 2 भी आ जाता है, 1 भी आ जाता है। तो चेक करेंगे सबसे छोटा कौन होता है? 1 होता है। तो 1 है या फिर नहीं है? तो देखते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी 1 नहीं है, यहाँ पे भी 1 नहीं है। 1 के बाद कौन आता है? 2। तो 2 है, तो पहले मैं क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा। फिर 2 के बाद 3 आता है, 3 दोनों में नहीं है, तो मैं किसकी तरफ बढ़ूंगा? 4 की तरफ। 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, तरतीब देकर लिख दिया। हालांकि देखें यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, लेकिन दो बार नहीं लिखना आपने, जस्ट तरतीब देकर एक एक मरतबा लिख देना है। होप सो कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सेम तरीके से आपने ए बार की वैल्यू निकालनी है, फिर बी बार की वैल्यू निकालनी है, उनका क्या करना है? आपने इंटरसेक्शन कर देना है। ए बार की वैल्यू ये हो गई 6 7 8 9 10, ठीक है, लिख दिया यहाँ पर 6 7 8 9 10, फिर बाहर लिखा इंटरसेक्शन, फिर बी बार की वैल्यू लिख दी 2 4 6 8 10, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे? इंटरसेक्शन, जो वैल्यूज मैच कर रही हैं उनको लिखेंगे। 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है, मैच कर रही हैं ये सारी वैल्यूज, तो मैं लिख दूंगा 6 8 10, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं, ये देखें, ए बार इंटरसेक्शन बी बार 6 8 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नया तरीका आया है, वो क्या है? ए यूनियन बी का होल बार हो गया। तो देखो यहाँ पर अब आपने होल बार को अप्लाई नहीं करना, पहले अंदर वाले हिस्से को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले आप ए यूनियन बी निकाल देंगे, ठीक है। जो भी ए यूनियन बी निकलेगा उसको क्या करेंगे? यू से माइनस करवा देंगे। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग लगाई ए यूनियन बी लिखा, ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी, यूनियन निकाला, ये निकल गया। अब हेडिंग लगा रहे हैं फॉर ए यूनियन बी का होल बार। अब ए यूनियन बी का होल बार कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे यू, फिर उसमें से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी को, ठीक है। तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो यू की वैल्यू ये थी, ठीक है, माइनस में ए यूनियन बी की वैल्यू ये हो गई, दोनों को कैंसिल किया, जो भी फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू बचेगी उसको लिख देंगे, ठीक है। सेम एज इट इज ए इंटरसेक्शन बी भी है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, ऑप्शो को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नए तरीके की तरफ, होप कॉपी कर लिया होगा। ये नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं जो कि नए टाइप का है, उसमें क्या है? डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पर वही है, ए बार पहले निकालना है, बी बार निकालना है, फिर उसका क्या करना है? डिफरेंस करना है। तो ए बार की हेडिंग लगाई, ए बार इक्वल टू यू माइनस ए, यू की वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू लिखी, माइनस किया, जो फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू बची उनको लिख दिया, ठीक है। फिर फॉर बी बार की वैल्यू लिखी, बी बार यू माइनस बी लिखा, बी यू की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी, दोनों को कैंसिल किया, जो फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू बची उनको लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पे जो काम होगा वो होगा ए बार डिफरेंस बी बार, ठीक है। तो ए बार की वैल्यू जो आई थी हमारे पास 6 7 8 9 10, वो लिखना है आपने 6 7 8 9 10, ठीक है।
फिर डिफरेंस का सिंबल बाहर लिखा, फिर बी बार की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब बी बार की वैल्यू क्या है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 लिख दिया, ठीक है। तो 6 कैंसिल 6 कैंसिल, 8 कैंसिल 8 कैंसिल, 10 कैंसिल 10 कैंसिल, जो भी दोनों ब्रैकेट में वैल्यूज बचेंगी उनको लिखना है, बिकॉज बीच में कौन है, डिफरेंस है। देखो 7 है, लेकिन 7 तरतीब से लिखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बचा है, 2 बचा है ना, तो पहले 2 लिखेंगे, तरतीब से लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि पहले ब्रैकेट में 7 है तो पहले 7 लिख दिया, तरतीब देखिए यूनियन के तरीके से। तो पहले 2 लिखा, 2 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 4 के बाद 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, सब तो कैंसिल हो चुका। फिर 7 की तरफ आएंगे, फिर कहाँ पे आएंगे, 9 की तरफ, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट। अब देखो बिल्कुल वैसे ही है जैसे वहाँ पर पहले ए यूनियन बी कराया था, फिर उसका बाहर निकाला था, तो इसी तरीके से पहले ए डिफरेंस बी निकालेंगे, फिर उसका बाहर निकालेंगे। तो पहले हेडिंग लगी ए डेल्टा बी लिख दिया यहाँ पर। तो ए डिफरेंस बी, डेल्टा बार बार मैं क्या दे रहा हूँ, डेल्टा का हूँ या डिफरेंस का हूँ, बातें की है, ठीक है। ए डेल्टा बी, तो ए की वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर डिफरेंस लिखेंगे, फिर बी की वैल्यू लिखेंगे, दोनों को कैंसिल करेंगे, दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू बचेगी उनको लिखेंगे, ठीक है। 2 4 7 9 दोनों ब्रैकेट में बची थी वैल्यू, तरतीब दे के लिख दिया मैंने। उसके बाद ए डेल्टा बी का होल बार निकालेंगे। होल बार कैसे निकालेंगे, इक्वल टू में करेंगे, यू लिखेंगे, फिर ए डेल्टा बी की जो वैल्यू आई है उसको लिखेंगे, यू की वैल्यू हो गई, फिर ए डेल्टा बी की वैल्यू हो गई, दोनों को कैंसिल किया, जो फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू बचेगी सिर्फ उसको लिखना है। और हालांकि सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट में ही वैल्यू बची, क्योंकि दूसरी ब्रैकेट में तो कोई भी वैल्यू नहीं बची, लेकिन फिर भी याद रखना है कि बीच में जब माइनस का साइन होगा तो सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू को लिखना है। होप्स को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद है ए माइनस बी बार। देखो ए के ऊपर कोई भी बार नहीं है, सिर्फ बी के ऊपर बार है, ठीक है। तो पहले आप इन दोनों के काम को रोकेंगे, पहले बी बार निकालेंगे। तो देखें सवाल में सॉल्यूशन के बाद मैंने 4 बी बार की हेडिंग लगवाई, ठीक है। तो 4 बी बार इक्वल टू यू माइनस बी, तो यू की वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, दोनों को कैंसिल करेंगे, जो भी फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू बचेगी उनको लिखेंगे। अब देखो बी बार की वैल्यू आ चुकी है, अब ए के ऊपर तो कोई बार नहीं है, तो आपने सीधे लिख देना है ए माइनस बी बार। अब ए की वैल्यू पहले लिखेंगे जो कि सवाल में गिवन है, तो सवाल में 1 2 3 4 5 ये गिवन है। फिर बी बार की वैल्यू वो लिखेंगे जो कि अभी हमने निकाला है, ठीक है। ये नहीं कि जो सवाल में मौजूद है वो लिखा, जो अभी निकाला है वो लिखेंगे, बिकॉज इसके ऊपर क्या है, बी बार, ठीक है। तो बी बार की वैल्यू आई 2 4 6 8 10। अब देखो जो वैल्यूज कैंसिल हो रही होंगी उनको कैंसिल करेंगे, और जो के बीच में माइनस का साइन है तो सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू को आंसर के में मुंतखब करेंगे, ठीक है। सेम सवाल को उल्टा कर दिया, यहाँ पे बी के ऊपर बार था, यहाँ पे ए के ऊपर बार है, ठीक है। देखो भाई ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाते हैं एक तरीके से, ए बार माइनस बी के ऊपर कोई बार नहीं है, तो पहले मैं क्या करूंगा, ए बार निकालूंगा। तो 4 ए बार की वैल्यू वैसे ही सेम एज इट इस तरीके से निकाली, ठीक है। मसलन पहले यू लिखा, फिर ए लिखा, यू की वैल्यू लिखी, फिर ए की वैल्यू लिखी, दोनों को कैंसिल किया, जो भी पहली ब्रैकेट में बची वो वाली वैल्यू लिख दी। अब मैंने हेडिंग लगा दिया 4 ए बार माइनस बी। ए बार जो ये निकाला है वो लिखेंगे, ठीक है। ये देखो ये वही है 6 7 8 9 10, ठीक है, सही है। यहाँ पे भी लिखा 6 7 8 9 10। फिर माइनस बी की वैल्यू जो सवाल में गिवन है वो लिखेंगे, 1 3 5 7 9 वो लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों में जो भी कैंसिल हो रहा होगा उनको कैंसिल करेंगे, चूंकि बीच में माइनस का साइन है इसलिए सेकंड वाली ब्रैकेट को अहमियत नहीं देंगे, सीधे आपने फर्स्ट ब्रैकेट में जो वैल्यू बची है उनको लिख देना है। तो 6 बचा है, 8 बचा है, 10 बचा है, यहाँ पे लिख दिया, आंसर हो गया, ठीक है। सो तो हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा काम को ये किया है कि आपको दो तरीके से सॉल्व करना है, एक लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है, एक राइट साइड को सॉल्व करना है। देखो जब बीच में इज इक्वल टू आ जाए ना, तो एक ये जो लेफ्ट साइड वाला होता है वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है, और जो राइट वाला होता है वो राइट हैंड साइड हो जाता है। अब इसमें बीच में इक्वल टू का मतलब ये होता है कि जो इस तरफ की वैल्यू है उसका आंसर, और जो राइट साइड की वैल्यू है, मसलन जो लेफ्ट साइड का आंसर है वही राइट साइड का आंसर होना चाहिए जब आप सॉल्व करें तो, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर सवाल जो है आपको इस तरीके से दे रहा है कि इफ़ u इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स, इसको मैंने एक्सरसाइज 17.1 में पढ़ना सिखाया था, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब ये है ये ई का जो सिंबल है ये बिलोंग कर रहा है, और किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से कर रहा है। फॉर ऑल ये शुरू हो रहा है -4 से शुरू हो रहा है, और 6 पे जाकर क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जब वैल्यू लेनी है, -4 से शुरू करना है और 6 पे ले जाकर क्या करना है आपने। तो इसकी वैल्यूज़ देखें मैंने यहाँ पर लिख दी है, तो -4 से शुरू कर रहे हैं और ले जाकर कहाँ पे ख़त्म करेंगे, 6 पे ले जाकर ख़त्म करेंगे। इसका मतलब ये है कि -4 से बड़ी वैल्यू और 6 से छोटी वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, -4 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, अब देखो -4, अब देखो बेसिकली क्या होता है ना कि ये बात मैंने बताई हुई है कि माइनस में अगर कोई वैल्यू हो तो वो वैल्यू कम है, और अगर माइनस में अगर कोई कम वैल्यू है तो वो क्या है, ज़्यादा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं लिखता हूँ -4 और -3, तो इसमें बड़ा कौन है, तो -3 बड़ा है।
ठीक है, और -4 क्या है, छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो मैं अगर -4 से बड़ी वैल्यू की बात करता हूँ तो वो क्या होगा, -3। तो इसलिए देखो u है ना, u गिवन है, तो u की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्यों 5 तक खत्म किया, क्योंकि कहा था 6 से कम तक। क्लियर है। अच्छा जी, अब दूसरी p की वैल्यू है, तो p की वैल्यू में कह रहा है p सच दैट p, मसलन ये जो p की वैल्यू है, p की वैल्यू इसी तरीके से है कि वो बिलोंग कर रही है इवन नंबर से, इवन नंबर 2, 4, 6, 8 वाला, ठीक है। इवन नंबर जो कि क्या है, -4 से कम है, ठीक है, और -4 से ज़्यादा है और 6 से क्या है, कम है। तो इवन नंबर में -4 से ज़्यादा -3 तो नहीं हो सकता, इवन का मतलब है वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो सकें, तो क्या होगा, -2, ठीक है। तो ये देखो -2 से ऊपर कौन होता है, 0 होता है, फिर 2 होता है, फिर 4 होता है, क्योंकि 6 पे ले जाके 6 से कम तक ख़त्म करने के लिए कहा है ना, तो हमने 4 पे ले जाके ख़त्म कर दिया p की वैल्यू, ठीक है। होप्सो को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रिपीट करके सुनना, होप्सो को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब q की वैल्यू निकालनी है। q की वैल्यू कैसे करें, q सच दैट q बिलोंग्स टू p। p का मतलब है कि वो ये वाली p की वैल्यू नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो मतलब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल में आए, ठीक है। फॉर ऑल, और q जाकर ख़त्म कहाँ पर होगा, 6 से कम की वैल्यू पर ये जाकर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल में आए, ठीक है। तो कहाँ से शुरू हो रहा है, ये है 1, ये सिर्फ अपने टेबल में आता है। 2 भी अपने टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। 3 भी अपने टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। 5 भी अपने टेबल में आता है। 5 से आगे नहीं बढ़ सकते, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा था 6 से कम तक की वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो 5 तक लाकर ख़त्म कर दिया। हो सके ये वैल्यूज़ यहाँ पर जो है वो लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर इस तरीके से दी गई थी, ठीक है। तो इनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि सवाल में हम डायरेक्ट यूज़ कर सकें, ठीक है। तो अब देखें, पहला सवाल है p - q जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर है, और फिर इक्वल टू राइट हैंड साइड में है p इंटरसेक्शन q बार है, ठीक है। ये सब सीखा हुआ वहाँ पर। तो सबसे पहले मैं करूँगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, p - q, तो मैंने लिखा p - q। तो सबसे पहले p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है -2024। तो देखो यहाँ पे लिखा है -2024। फिर क्या है बीच में साइन, माइनस का साइन, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस का साइन, ठीक है। फिर क्या है q की वैल्यू क्या है, ये देखो q की वैल्यू 1 2 3 5, तो यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 5। जो वैल्यूज मैच करेंगे उनको कट करेंगे, तो 2 मैच कर रहा था, -2 नहीं, ठीक है, सिर्फ 2 मैच कर रहा है, क्योंकि -2 अलग वैल्यू है, 2 अलग वैल्यू है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे मैच कर रहा है, बीच में माइनस का साइन है, तो सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट में जो वैल्यू होगी उनको लिखेंगे। तो -2, 0, 4, यह आ गया आपके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। आप चाहें तो इसको कोई भी इक्वेशन बना लें, 1 बना लें, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ a बना लिया मैंने, ठीक है। तो मैंने इसको इक्वेशन a बनाया है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा फाइनल आंसर हो चुका है किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। अब मैं जब राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा ना, तो यही आंसर आना चाहिए, मसलन -2, 0, -4। क्लियर है। तो कम टू राइट हैंड साइड, तो मैंने लिखा टेकिंग राइट हैंड साइड, तो मैंने लिखा फर्स्ट वी फाइंड क्यू डैश। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है सिलसिला कि p इंटरसेक्शन क्यू बार। तो देखो p के ऊपर कोई बार नहीं है तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, इंटरसेक्शन करना है, लेकिन किसके साथ, क्यू बार के साथ। तो क्यू बार की वैल्यू तो चाहिए ना हमें, तो सिर्फ q की वैल्यू दी गई है, तो क्यू बार निकालेंगे। तो क्यू बार निकालने के लिए वही काम करेंगे, u - q करेंगे, ठीक है। तो u की वैल्यू लिखी जो कि सवाल में गिवन है, मैंने ऊपर लिखवा दिया था, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। फिर माइनस किसकी वैल्यू लिखेंगे, q की वैल्यू, जो कि यहाँ पे 1 2 3 5 मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 5 लिख दिया। जो वैल्यूज मैच करेंगे, बीच में माइनस का साइन है, सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू को मैच करके लिख देंगे। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि सवाल में हमें कहा था p इंटरसेक्शन q बार, ठीक है। तो अब निकालेंगे p इंटरसेक्शन q बार। तो मैंने लिखा नाउ वी फाइंड p इंटरसेक्शन q बार। तो p की वैल्यू लिख दी, सिमिलरली इंटरसेक्शन लिख दिया, और q बार की वैल्यू लिखेंगे जो कि यहाँ पे आ गई -3, -2, -1, 0, 4। क्लियर है, ये लिखा। अब इनका इंटरसेक्शन करेंगे, जो वैल्यूज मैच करी होंगी आप देख सकते हैं, सर्कल किया हुआ है, वैल्यूज मैच करी थी, ये आ गया, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर बी। बना देते कि उसको इक्वेशन ए बनाया था, ये देखो ये भी आया -2, 0, 4, ठीक है, -2, 0, 4 सेम आ गया। इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो हमने यहाँ पे लिख देना हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो इसका पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, q - p, और बिल्कुल सेम सवाल है, q इंटरसेक्शन p बार। तो इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा, सॉल्व तो पहले से किया हुआ है, तो आप इसको जो है वो देख सकते हैं, बिल्कुल सेम काम होगा, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। वहाँ पर p - q था, फिर क्या था, p इंटरसेक्शन q के ऊपर प्राइम था, ठीक है। यहाँ पर उल्टा कर दिया, p q को पहले कर दिया, फिर p को बाद में कर दिया, ठीक है, इसलिए इनको सॉल्व नहीं कराना है, ठीक है। अच्छा जी, इसका जो है वो पार्ट 3 है।
अच्छा, पार्ट 3 में कुछ नया है इसलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखते हैं कि P यूनियन Q इसका होल बार है। तो होल बार के लिए मैंने क्या कहा था क्वेश्चन नंबर 2 में कि पहले हम अंदर की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है? और जब अलग-अलग से बार हो तो पहले इसको फाइंड करेंगे, फिर इसको फाइंड करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं। तो पहले प्रूफ में लिख दिया कि भाई हमने प्रूफ ये करना है, ठीक है? ये प्रूफ करना है, ये दोनों साइड को बराबर ला के दिखाना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सॉल्यूशन में आ गए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा फर्स्ट वी फाइंड P यूनियन Q मतलब अंदर वाले को, ठीक है? तो P यूनियन Q निकाला, बिल्कुल वही तरीके से P की वैल्यू लिखी, यूनियन लिखा बाहर, फिर Q की वैल्यू लिखी है। देखो P की वैल्यू यूनियन बाहर, Q की वैल्यू इनका यूनियन कर लिया, तरतीब देके लिख दिया, ठीक है? अच्छा, नाउ वी फाइंड P यूनियन Q का बार, ठीक है? तो P यूनियन Q का बार कैसे निकालेंगे? U में से P यूनियन Q को माइनस कर देंगे। तो पहले U की वैल्यू लिखी जो कि ये हो गई, फिर P यूनियन Q की वैल्यू लिखी जो कि ये हो गई। इन दोनों को माइनस करेंगे, जो फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू बचेगी उनको लिखेंगे, जो कि हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड की तरफ आ जाते हैं। तो टेकिंग राइट हैंड साइड तो लिखते हैं कि फर्स्ट वी फाइंड P बार, क्यों? क्योंकि सवाल में क्या है P बार मौजूद है, ठीक है? फिर इंटरसेक्शन Q बार मौजूद है। पहले P बार निकालेंगे, फिर Q बार निकालेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन कर देंगे, ठीक है? देखो भाई P बार लिखा, P बार U माइनस P की वैल्यू लिखी, U की वैल्यू लिखी, फिर माइनस लिखा, फिर P की वैल्यू लिखी, उन दोनों में से कैंसिल किया, जो भी फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू बची उनको लिख दिया। फिर सेकंड में फाइंड Q बार, तो Q बार इक्वल टू U माइनस Q, पहले U की वैल्यू लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर Q की वैल्यू लिखेंगे, जो कैंसिल हो रही होगी वैल्यूज़ उनको कैंसिल करेंगे, जो फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू बचेगी उनको लिख देंगे सिमिलरली। नाउ वी फाइंड P बार इंटरसेक्शन Q बार। अब P बार की वैल्यू भी निकल गई, Q बार की वैल्यू भी निकल गई, तो हमने लिख दिया ये। अब पहले P बार की वैल्यू लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन, फिर Q बार की वैल्यू लिखेंगे, इन दोनों में जो वैल्यूज़ मैच कर रही होंगी उनको लिख देंगे। अब देखो कौन-कौन सी वैल्यू मैच कर रही है, -3, ये रहा -3, फिर कौन मैच कर रहा है, ये देखो -1, यहाँ पे भी क्या है -1। अब देखो यहाँ पे -2 है, 0 है, 4 है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये मैच नहीं कर रहे हैं तो इनको नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा आ गया आंसर। तो अब देखो ये बना देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर बी, और इसको मैं बना देता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या आंसर है -3, -1, ये इसको बना देता हूँ इक्वेशन नंबर ए। तो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी क्या कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आ गया। तो हमने सिमिलरली अकॉर्डिंग टू कंडीशन हैंस प्रूफ लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख देना है, ठीक है? अच्छा जी, अब इसका लास्ट पार्ट है। अब उसमें देखो क्या सिलसिला था, बिल्कुल सेम सवाल है। बाहर ब्रैकेट देखो, अलग अलग ब्रैकेट, सॉरी अलग अलग बार। यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे सवाल में था यूनियन, इस जगह पे दे दिया इंटरसेक्शन, और यहाँ पे था इंटरसेक्शन तो वहाँ पे क्या दे दिया, यूनियन दे दिया। बिल्कुल सेम तरीक़ेकार है, तो इसको आप खुद से देख के जो है वो समझ जाएंगे, ठीक है? तो इसको मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है? तो कुछ भी इसमें कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तब देखें, कहते हैं कि इफ़ ए इक्वल टू, अब एक नए अंदाज में ये जो है वो आपको वैल्यूज़ को गिवन दे रहे हैं। कहते हैं कि 2n सच डैट n, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि 2n का मतलब है कि जो भी नंबर होगा ना, ठीक है? n का मतलब है नंबर, ठीक है? जो भी नंबर होगा उसको 2 से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? 2n का मतलब है, 2n को मैं बराबर लिख कर दिखा देता हूँ, 2 ओहो दिख नहीं रही है, ठीक है? कि दिखा देता हूँ कि 2n का मतलब है कि 2 को मल्टीप्लाई करना है जो भी नंबर होगा उससे, ठीक है? जो भी नंबर है उससे। अब नंबर के लिए आपको कोई ना कोई बिलॉन्ग करके देंगे यहाँ पर, ठीक है? तो देखें बिलॉन्ग किससे कर रहे हैं ये, बिलॉन्ग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से, ठीक है? तो देखो अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले ए की वैल्यू क्या होती है। ए की वैल्यू होती है, मतलब नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 2 3 4 5, लेकिन ख़त्म कहाँ पे करना है ये नहीं बताया इन्होंने। तो ऐसे कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर कॉमा लगा के डॉट 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 मसन ये कंटिन्यू आगे, ठीक है? अब देखो सवाल के मुताबिक ए की वैल्यू चाहिए ना आपको, तो ए की वैल्यू, ये नंबर आपको दिए गए हैं, ठीक है? ये सब क्या हो गया, ये पूरी वैल्यूज़ जो है वो क्या हो गई, स्मॉल n की वैल्यू हो गई। मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो जब मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, एंड इसी तरीके से ये सिमिलरली आगे भी होता चला जाएगा। तो ये वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है ए की, ठीक है? ए की ये वैल्यू है, ये हमें इससे पता चला कि वो इन्होंने नेचुरल नंबर का वर्ड यूज़ किया, ठीक है? और सवाल की कंडीशन के मुताबिक 2n के मुताबिक ये वाले वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, यूज़ करना है। अब b की वैल्यू देख लेते हैं, तो b की वैल्यू में क्या है, 3n। 3n का क्या मतलब है, 3n इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई नंबर्स, ठीक है? जो भी नंबर होगा उसको 3 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो
वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो भी n से बिलोंग कर रहा है। मसलन नेचुरल नंबर तो मैंने लिख दिया 1 2 3 इस तरीके से सो ऑन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो देखो 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27 एंड इसी तरीके से सो ऑन, ठीक है। तो अब b की वैल्यू ये वाली यूज़ करनी है आपने, ठीक है। वो हमें नेचुरल नंबर के बारे में बता रहा था, ठीक है। अब सी की वैल्यू पर आ जाते हैं। सी की वैल्यू में क्या करना है, 4n। 4n का क्या मतलब हो जाएगा कि 4n का मतलब है कि 4 को मल्टीप्लाई करना है आपने किससे, नंबर से, ठीक है। नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सही है। तो किससे ताल्लुक़ रख रहा है ये, हाँ ये भी नेचुरल नंबर से ताल्लुक़ रख रहा है, ठीक है। तो मैंने नेचुरल नंबर पहले दिखा दिया, ये होता है नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है। अब मैं अगर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, 4 को आगे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, हाँ 4 9 से 36 होता है, ठीक है। 4 8 से 32 होता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से सिमिलरली आगे हो जाएगा। तो अब सी की वैल्यू ये वाली यूज़ करेंगे जहाँ जहाँ सवाल में मौजूद होगी। इसके 3 पार्ट हैं, इसको सिमिलरली बहुत जल्दी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं इसको दिखा देता हूँ। अच्छा, ए की वैल्यू तो नीचे है, ठीक है। तो ए की ये वाली वैल्यू है, ठीक है, ये यूज़ करना है। बी की ये वाली वैल्यू को यूज़ करना है और ये सी की ये वैल्यू को यूज़ करना है, ठीक है। ये सब मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, सिर्फ इस बात को समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। एग्जाम में मत करके आ जाना, ये कर भी देंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। वही वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा दे दिया, लेकिन वैल्यू ये वाली यूज़ करनी है। अच्छा, यहाँ पे जो आंसर दिखाएंगे ना वो भी कुछ इसी तरीके से दिखाएंगे। आपका आंसर भी जो आएगा ना वो मल्टीप्लायर में आएगा, ठीक है। अब वो जिसका मल्टीप्लायर होगा आपने टेबल को देखकर पढ़कर सीखना है, ठीक है। अगर वो 4 का मल्टीप्लायर होगा तो 4n लिख देंगे। अगर वो 2 का मल्टीप्लायर होगा, मल्टीप्लायर का मतलब है कि वो टेबल बन रहा होगा, ठीक है। जैसे कि 2 4 6 8 10 होगा ना, इसका मतलब वो 2 का टेबल है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 8, इसका मतलब वो 2 का मल्टीप्लायर है, ठीक है। अगर वो ऐसे होगा कि 3 होगा, 6 होगा, ठीक है, इसी तरीके से आगे वैल्यूज़ होंगी तो इसका मतलब वो 3 का मल्टीप्लायर है, ठीक है। इसी तरीके से वो 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, इस तरीके से होगा तो इसका मतलब वो 4 का मल्टीप्लायर है, तो आपने 4n लिख देना है, ठीक है। 3 का मल्टीप्लायर होगा 3n लिख देना है, 2 का मल्टीप्लायर होगा तो 2n लिख देना है, 5 का मल्टीप्लायर होगा तो 5n लिख देना है, सही है। सो कम टू द पॉइंट। तो सवाल है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए की वैल्यू वो वाली लिखनी है जो कि हमारे पास मल्टीप्लायर वाला था, 2 4 6 8, जितना लिखना है उतना लिख दो हस्बे तौफीक। तो हमें तो नहीं पता था तो मैंने 18 तक लिख दिया, ठीक है। इसको डॉट 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 करके आगे भी कर सकते हैं, सही है ना। तो जहाँ तक लिख सकते हैं वहाँ तक आप लिख दें, उससे कोई इशू नहीं है। आप डॉट डॉट आगे लगाना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 जो कि ए की वैल्यू थी। फिर क्या है, इंटरसेक्शन बाहर लिख दिया, इंटरसेक्शन। अब किसकी वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू वो वाली जो कि मल्टीप्लायर होकर आई है, ठीक है। 3 6 9 12 15 18 21 24 27। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो जो वैल्यूज़ मैच कर रही हैं उनको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पर भी 6 है, मैच कर गया तो इस पर सर्कल कर दिया। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर भी 12 है, मैच कर गया, सर्कल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 18 है, यहाँ पर भी 18 है, मैच कर गया, सर्कल कर दिया। बाकी की वैल्यूज़ मैच नहीं कर रही हैं, आप देख सकते हैं, तो मैंने पहले लिख दिया जो जो वैल्यूज़ मैच करी थी उनको लिख दिया, 6 12 18 और डॉट 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 लगा दिया। इसका मतलब आगे भी तो कोई वैल्यू मैच करी होगी ना, अगर मैं आगे तक दिखूंगा तो, ठीक है। तो अब देखो इसको और में करके हम इस तरह से दिखाएंगे। तो देखो 6 है, फिर क्या है 12 है, फिर क्या है 18। अगर 6 का टेबल पढ़ते हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब 6 का मल्टीप्लायर है तो मैं 6n लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया 6n सच दैट n, ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सही है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। अच्छा, ए यूनियन सी है, बिल्कुल सेम तरीके से ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर यूनियन लिखेंगे, फिर सी की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू हो गई, यूनियन सी की वैल्यू हो गई। जो जो वैल्यूज़ अलग अलग हैं उनको तरतीब देकर लिख दिया। अब आप अगर आंसर चेक करेंगे तो क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो पहले अगर टेबल पढ़ता हूँ मैं तो 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 2 का टेबल हो सकता है ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। इसी तरीके से 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, ठीक है, 2 10 ज़ा 20, ठीक है। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे भी टेबल मौजूद है, तो इसको मैं और करके लिखता हूँ। तो ये है, अच्छा ये ना मिस्टेक थी, तो इस जगह पे ना 14 के बाद यहाँ पर 16 आएगा, फिर क्या आएगा 18 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले ऐसे करके एरो बना देता हूँ कि 14 के बाद 16 आएगा, फिर 18 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं देखूँ तो 2 का टेबल बन रहा है तो मैं इसको 2 का मल्टीप्लायर लिख देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि लिख दिया 2n सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर।
नंबर, ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो थर्ड पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी की वैल्यू लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन लिखेंगे, सी की वैल्यू लिखेंगे। तो बी की वैल्यू सिमिलरली लिखा आ गई, इंटरसेक्शन लिख दिया, फिर सी की वैल्यू लिख दी। अब जो जो इंटरसेक्शन का मतलब जो जो वैल्यूज मैच करेंगे उनको लिखना है। तो 12 मैच कर रहा है, 24 मैच कर रहा है। ठीक है, ये देखो 12 और 24 मैच कर रहा है। अब इतने लिखने के मुताबिक, हालांकि वैल्यूज़ तो आगे भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने नहीं किया, तो मैं यहाँ पर कॉमा लगाकर डॉट 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 लगा देते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई मसला नहीं है, ये बात मैंने पहले बोली। तो अब देखो 12 है ना पहले, तो इसका मतलब 12 का टेबल बनेगा। तो 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, तो इसका मतलब मैं 12 एन लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया 12 एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। होप्स हो कि यहाँ तक आपको जो है वो सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ वीडियो में नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वक्त रहे तो हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।